फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस। हम बात कर रहे हैं मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन पर। इस चर्चा के पहले अध्याय में हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको अपने मन में हाँ या ना में देना होगा। आप चाहें तो इन सवालों का जवाब अपनी डायरी या कॉपी में भी लिख सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस पूरे सारांश को सुनने के बाद जान सकेंगे कि इस पर आपका नजरिया कितना बदल गया है। तो बिना किसी देरी के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि अगर आपको ट्रेडर की तरह पैसा कमाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जाएगी? हाँ या ना, बताएं। दूसरा, कि क्या आपको लगता है कि किसी ट्रेड को करने में फिक्स्ड रिस्क होता है? हाँ या ना, बताइए। तीसरा, क्या आपके मेथड से आपको पता रहता है कि कब आपको मार्केट में एंटर करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए? हाँ या ना। चौथा, क्या आपको लगता है कि जब जब आप ट्रेड करते हैं तब तब मार्केट आपके खिलाफ चली जाती है? हाँ या ना, बताएं। और पांचवां और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप कई बार ट्रेड केवल इस डर से करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जहां सब पैसा डाल रहे हैं वहां आपको भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए? हाँ या ना, बताएं। क्या आपने इन सारे सवालों के जवाब नोट कर लिए हैं? अगर हां तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी कि इसको करने से एक ट्रेडर को कब और कैसे फायदा होता है। फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडिंग की दुनिया में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक है। एक समय तो ऐसा भी था कि जब वॉल स्ट्रीट में फंडामेंटल एनालिसिस को एक जादुई चीज मानी जाती थी। तो आप लोग के मन में चल रहा होगा कि ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या बला है जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में इतना तहलका मचा दिया था। तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडर जब फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करता है तो उन सारे वेरिएबल्स पर नजर रखता है जो आगे चलकर स्टॉक का प्राइस और डिमांड बढ़ा या घटा सकती हैं। ये मॉडल पूरी तरीके से मैथमेटिकल प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड था, जो इसकी ताकत और कमजोरी दोनों बनी। स्ट्रेंथ इसलिए कि मैथ्स पर डिपेंड होने के कारण हर प्रोजेक्शन सटीक होता था, लेकिन कमजोरी इसलिए क्योंकि ये मैथ्स पर इतना डिपेंडेंट था कि ये दूसरे ट्रेडर्स को कैलकुलेट नहीं करता था, जिस वजह से हर ट्रेडर अपना फंडामेंटल एनालिसिस लगाता था और हर कोई अपने अपने अनुमान लगा लेते थे, जिससे कंपनी के कई बार प्राइस बढ़ते थे वरना डूब जाते थे। तब इस मॉडल पर इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि ट्रेडर्स चाहें तो किसी कंपनी का स्टॉक या प्राइस ऊंचे या नीचे कर सकते हैं, जिस वजह से फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ अनुमान गलत होने लगे थे, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता था। पर इसका यह मतलब नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस खराब चीज है या इस्तेमाल के लायक नहीं है। ये आज भी लोग एक प्रोजेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरे में कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केट आपके हिसाब से हमेशा नहीं चलती है। कभी मार्केट ऊपर रहती है तो कभी नीचे, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस उस हद तक पकड़ा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि आज के समय में और एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। जब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया था, तो अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज है और आखिर क्यों लोग फंडामेंटल एनालिसिस को छोड़कर टेक्निकल एनालिसिस यूज करने लगे हैं, तो इसके बारे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस तब से चली आ रही है जब से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का जन्म हुआ था, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी ने टेक्निकल एनालिसिस को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। कुछ गिने चुने लोग ही इसका इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन 1980 की शुरुआत से यह ज्यादा फेमस होने लगा था। नए ट्रेडर्स जानते थे कि टेक्निकल एनालिसिस ही ट्रेडिंग का फ्यूचर है। टेक्निकल एनालिसिस के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती थी, जैसे कि उसे पता होता था कि किसी भी दिन, हफ्ते या महीने में कितने लोग मार्केट में पैसा लगाएंगे। बातचीत की भाषा में कहा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस लोगों की ट्रेडिंग हैबिट का अनुमान लगा लेते थे, क्योंकि ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जो हमेशा एक ही तरीके का ट्रेड किया करते थे, जिससे एक टेक्निकल एनालिस्ट पता लगा लेता था कि किस जगह या किस कंपनी में एक व्यक्ति कितना इन्वेस्ट करेगा, जिस कारण फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाना ट्रेडर्स के लिए बहुत आसान हो गया था। फंडामेंटल एनालिसिस की तरह ट्रेडर को पहले की ट्रेडिंग के हिसाब से अनुमान नहीं लगाना होता था, बल्कि अब ट्रेडर टेक्निकल एनालिस्ट वर्तमान की स्थिति के हिसाब से अनुमान लगा सकता था, जिससे फंडामेंटल एनालिसिस के कारण जो एक रियलिटी गैप आ जाता था वो काफी हद तक टेक्निकल एनालिसिस की वजह से कम हो जाता था, जिसका सीधा मतलब यह है कि प्रोजेक्शन बहुत एक्यूरेट हो गए थे, जिससे सारे ट्रेडर्स धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस से
टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ने लगे थे। टेक्निकल एनालिसिस न केवल प्रेजेंट बताता था, वो कल परसों यहां तक कि आने वाले पूरे साल का इन्वेस्टिंग बिहेवियर पैटर्न निकालने की कैपेसिटी रखता था। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस जब इतना अच्छा है तो ट्रेडर्स ने फंडामेंटल एनालिसिस छोड़ ही दी होगी और साथ ही कोई नई एनालिसिस भी नहीं इन्वेंट हुई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत और सही दोनों हैं। सही इसलिए क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स अब फंडामेंटल एनालिसिस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु गलत इसलिए होंगे क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अलावा एक और एनालिसिस भी तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी। इस नई और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी जाने वाली एनालिसिस का नाम मेंटल एनालिसिस था। इस एनालिसिस के बारे में और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए ये बुक समरी ट्रेडिंग इन द जोन।